चलो शुरू करते हैं, है ना। एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ सेट होगा या नहीं होगा, बताओ। सेट ऑफ एनिमल्स इन ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिखो, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ। क्या ये सेट बनेगा, बताओ। गीता गुड आफ्टरनून। अगर मैं लिखता सेट ऑफ ऑल एनिमल्स तो वो भी बन जाता, सॉरी सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस तो वो भी सेट बन जाता है ना। सेट ऑफ ऑल एनिमल्स का जो सेट है ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक फाइनाइट सेट है, ये क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। एनिमल्स की काउंटिंग की जा सकती है और की भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लगभग लगभग एनिमल्स की काउंटिंग हमने की हुई है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स लिख के इंसेक्ट्स लिखता तो शायद ये सेट डिफाइन ना होता, ये पूछेगा नहीं वो तुमसे। इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख देता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इतना जाएगा नहीं उसके अंदर में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख देता तो फिर ये दिक्कत होता, है ना। ठीक है धर्मराज, मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बोलता तो नहीं बनता शायद, क्योंकि वो पता नहीं उसके अंदर क्या आएंगे। एनिमल्स वाला बन जाएगा आराम से, ठीक है। फाइनाइट सेट है। ह्यूमंस कितने हैं, 700 करोड़ है ना। ह्यूमंस कितने हैं, 700 करोड़ है। ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर लो, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस को हम अलग अलग ट्रीट करते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन को ट्रीट नहीं करते हम, आ रही है मेरी बात समझ में। एनिमल्स और ह्यूमन को अलग अलग ही ट्रीट करते हैं। तो एनिमल्स और ज्यादा हो जाएंगे, 700 करोड़, बल्कि कम ही होंगे शायद। हाँ, नामिका क्लास चल रही है, ठीक है। तो चलो कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन के। हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं, इनफैक्ट 3 छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं, उनको खत्म करते हैं, फिर आज फंक्शन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे फंक्शन की, और इस लेक्चर के जस्ट बाद मैं तुम्हें शीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फंक्शन का अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की कंपोजिशन का नया टॉपिक आता है। ये देखो ये क्या होता है, ठीक है। मैं हिंदी में देख लेता हूं कंपोजिशन को क्या बोलते हैं। कल मैंने एनसीईआरटी में डाउनलोड की थी, उसके अंदर देखा था पर मैं भूल गया। कंपोजिशन को हम बोलते हैं संयोजन, फलनों का संयोजन। ये करने जा रहे हैं फलनों का संयोजन। चलो ये देखो ये क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि कंपोजिशन या संयोजन लिखा हुआ है, यानी कि दो फंक्शंस को आपस में मिलाना चाह रहे हैं, दो फंक्शंस को आपस में मिक्स करना चाह रहे हैं, ये चीज है। जैसे कि मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन तुम्हारा जी एक्स है। एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन तुम्हारा क्या है, जी एक्स है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है, बहुत आसान मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि मान लो एफ एक्स दिया हुआ है तुम्हें साइन एक्स, और जी एक्स मान लो तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है 2x+3। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो वो ये बोलता है कि अगर तुम एक फंक्शन को उठा के दूसरे फंक्शन में इनपुट की तरह डाल दो, तुम एक फंक्शन को उठाओ और दूसरे फंक्शन में इनपुट की तरह डाल दो। जैसे कि तुम जी को उठाओ और एफ के अंदर ही डाल दो इनपुट की तरह। तुमने जी को उठाया और एफ के अंदर इनपुट की तरह डाल दिया, यानी कि जहां जहां एक्स था तुम्हारा, वहां वहां क्या चला गया, जी एक्स चला गया। जहां जहां पे तुम्हारा एक्स था वहां वहां पे तुम्हारा क्या चला गया, जी एक्स चला गया। यानी कि ये वाली चीज क्या बन गई, साइन ऑफ जी एक्स। अगर एफ के अंदर जी एक्स रख दिया तो जहां जहां एक्स दिख रहा था वहां वहां मुझे क्या दिख रहा है, जी एक्स। और जी एक्स को हम क्या रख सकते हैं, साइन ऑफ 2x+3। तो ये एक कंपोजिशन कर दी तुमने, ये क्या कर दी तुमने, एक कंपोजिशन कर दी, ठीक है। और अगर मैं उल्टा भी कर सकता हूं, जी के अंदर अगर मैं एफ को पुट कर दूं तो क्या होगा, जहां पे एक्स है वहां हम क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। तो 2 इंटू में एफ एक्स, 2x+3 और प्लस का 3, ये हो जाएगा 4x+6+9। ये कंपोजिशन हो गई बस दोनों फंक्शन, ये दोनों की क्या हो गई, कंपोजिशन हो गई। इसको कंपोजिशन बोलते हैं वैसे तो। बस ये क्या हो गई तुम्हारी, इस कंपोजिशन को हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ के अंदर मैंने जी एक्स रख दिया, जी के अंदर मैंने एफ एक्स रख दिया। ये दो तरीके की कंपोजिशन हम डिफाइन करते हैं। आगे मेरी बात समझ, दो फंक्शन की हम क्या करते हैं, अच्छा सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, साइन एक्स आएगा ना यहाँ पे, 2 इंटू में साइन एक्स प्लस, सॉरी सॉरी मैंने एफ ही रख दिया, हाँ मैंने एफ ही रख दिया यहाँ पे, सॉरी जी ही रख दिया था, एफ रख दिया, अभी थोड़ा नींदों में हूं शायद, है ना। तो यहाँ पे एफ रखना था, एफ क्या है तुम्हारा, साइन एक्स है, ठीक है ठीक है ठीक। 2 sin x+3, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। और क्या ये इतना ही आसान है, क्या ये इतना ईजी है, इसके पीछे का थोड़ा सा ना पार्ट देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो हमेशा जरूरी नहीं है कंपोजिशन डिफाइन होती है, हमेशा जरूरी नहीं है कि कंपोजिशन की वैल्यू निकलेगी ही, ऐसा हो भी सकता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, एफ ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हो, ये भी लिख लो, चलो एफ के अंदर एफ एक्स भी रख सकते हो, एफ के अंदर एफ एक्स भी रख सकते हैं, पर ये एक पर्टिकुलर केस हो गया, यानी कि एफ के अंदर तुम्हें क्या रखना है, साइन एक्स ही रख देना है।
तो एफ के अंदर जहां एक्स दिख रहा है वहीं पे ही साइन एक्स रख दो तो ये भी हो जाएगा। हालांकि ये पार्ट अलग है, इसको मैं बाद में डिस्कस करना चाहूंगा, ये थोड़ी सी अलग बात है। पहले हम कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये समझो पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे इस बात को समझते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लो मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात कर लेता हूं, एक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं तुमको बोल रहा हूं कि एफ एक फंक्शन है जिसकी डोमेन तो है ए और उसकी रेंज है बी, रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन जी है जिसकी डोमेन है सी और रेंज है डी। इन दोनों फंक्शंस की मैं क्या करना चाह रहा हूं, कंपोजिशन करना चाह रहा हूं, ठीक है। और कंपोजिशन भी मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है, डी के अंदर एफ एक्स पुट करना चाह रहे हैं, डी के अंदर क्या पुट करना चाह रहे हैं, एफ एक्स पुट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे पहले, ठीक है सुनो, सबसे पहले एक्स कहां पे पुट हुआ। अगर मैं एक्स की बात करूं, ये वाले एक्स की बात करूं, तो सबसे पहले एक्स कहां पुट हुआ, सबसे पहले एक्स पुट हुआ एफ एक्स के अंदर, है ना। और फिर जो एफ एक्स बना, फिर जो एफ एक्स बना उस एफ एक्स को हमने पुट किया जी के अंदर, फिर जी ने कुछ काम किया उस पर, ऐसा ही तो रहा है। यानी कि पहले हमने एक्स उठाया, क्या काम कर रहे हैं, पहले हमने एक्स उठाया एफ, फिर ये बन गया एफ एक्स, एफ पे हमारा एक्स ने काम किया, ये बन गया हमारा एफ एक्स। फिर ये जो पूरा का पूरा एफ एक्स था, इस पे किसने काम किया, पूरे के पूरे एफ एक्स पे जी ने काम किया, फिर मेरा ये जी ऑफ एफ एक्स बन गया। ऐसा कुछ प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है। पर इस बात को समझते हैं, देखो चलो तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि एफ एक्स के अंदर, एफ के अंदर इनपुट एक्स जा रहा है, एफ के अंदर जो है वो इनपुट क्या जा रहा है, एक्स जा रहा है। पर जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, एफ एक्स जा रहा है। जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, एक्स जा रहा है। यानी कि जो ये एफ एक्स है, एफ एक्स ये एफ की रेंज का सेट है, ये समझते हो, रेंज ऑफ एफ एक्स है, रेंज ऑफ एफ। ये जो भी एफ एक्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, रेंज ऑफ एफ होंगे। ये बात समझ रहे हो। और ये एक्स क्या है, ये डोमेन ऑफ एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर जो रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी का काम कर रहा है। रेंज ऑफ एफ जो है वो किसका काम कर रहा है, डोमेन ऑफ जी का। ये वाली चीज एक तरीके से डोमेन ऑफ जी का भी काम कर रहा है। इक्वल नहीं लिख रहा हूं एग्जैक्टली मैं इक्वल नहीं लिख रहा हूं, ये डोमेन ऑफ जी का भी काम कर रहा है। और ये वाली जो चीज है, ये वाली बन रही है तुम्हारी रेंज ऑफ जी। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या बनेगी वो यहां बनेगी। पर एक बात तो तुम्हें समझ आ रही होगी कि जो हमारा जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन बना फाइनल, जो हमारा ये फाइनली फंक्शन बन रहा है जी ऑफ एफ एक्स, ये कहां से कहां तक बन रहा है। अगर ओवरऑल फंक्शन देखो, अगर ओवरऑल हम फंक्शन देखें तो ये डोमेन ऑफ एफ से, ये फंक्शन जो पूरा का पूरा काम कर रहा है डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ जी तक काम कर रहा है। ये बात समझ पा रहे होगे, डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ जी तक काम कर रहा है। अब थोड़ा सा और पिक्चराइजेशन से समझते हैं, ऐसे थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा। तो जैसे कि मान लो ये ए सेट है तुम्हारा, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए सेट है तुम्हारा और ये बी है। यानी कि ये ए से बी फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, ए से बी डिफाइन किया हुआ था। तो फंक्शन क्या काम कर रहा है, यहां से एक्स उठा रहा है और उस पे उसको ले जा रहा है एफ एक्स पे। यहाँ पे फंक्शन एफ जो है हमारा वो ये काम कर रहा है, एफ फंक्शन का ये काम है। ये जो जी बना, ये जो सॉरी ये जो बी बना, ये बी पूरा का पूरा एफ की रेंजेस का काम कर रहा है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे इन एफ एक्स को कौन उठा के जाएगा, इन एफ एक्स को जी उठा के लेके जाएगा, है ना। इन एफ एक्स को कौन उठा के लेके जाएगा, जी। इन एफ एक्स को जी उठा के लेके जाएगा और जी ऑफ एफ एक्स बनाएगा। पर जी की जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। जी की जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। मुझे अब एक बात बताओ, मान लो सी की डोमेन ऐसी हुई तो काम चल जाएगा। मान लो ये बी, ये तो रेंज सेट ऑफ एफ बन गया। इन एफ एक्स को कौन उठाएगा, जी उठाएगा। मान लो कुछ ऐसा सेट बन गया, ऐसा सेट बन गया सी, जी की जो डोमेन वाला सेट है वो ऐसा बन गया, तो क्या तुम्हारा जी जो फंक्शन है वो काम कर पाएगा, खुद सोचो। क्योंकि देखो जो तुम्हारा जी फंक्शन है वो इन एलिमेंट्स को कैसे उठा के लेके जाएगा भाई, यहां पे जो फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे उनको कैसे उठा के लेके जाएगा, क्योंकि जी जो है वो तो उसकी डोमेन सी में आ रही है, सी की डोमेन तो सी में आ रही है, वो सी सेट के एलिमेंट्स को तो उठा ले जाएगा, सी के बाहर वालों को कैसे उठा के लेके जाएगा। यानी कि क्या ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये जो सी सेट बनेगा, जो रेंज वाला जो डोमेन वाला सेट बनेगा, जी की डोमेन वाला जो सेट बनेगा, क्या जी की डोमेन वाला सेट पूरा का पूरा इसको अपने अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए, खुद बताओ। इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है निधि इक्वल हो, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी इक्वल होना भी कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि जो डोमेन ऑफ सी वाला सेट है वो रेंज ऑफ एफ वाले को पूरा अपने अंदर कंटेन करे, क्योंकि बाहर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि वो तो जी की रेंज है, इनको तो उठा ही ले जाएगा जी, इनको तो जी उठा के ले ही जाएगा, क्या समस्या है, वो तो इसकी डोमेन में ही आ रहे हैं। पर जी की डोमेन से बाहर ना हो, सी सेट से जो है तुम्हारा बी सेट बाहर ना हो, इसके अंदर रहना चाहिए। और अगर अंदर रहता है तो उसको सबसेट बोलते हैं बेसिकली। अब तुम्हारा क्या काम करेगा, अब तुम्हारा जो एफ फंक्शन है वो इसको उठाएगा और डी पे ले जाएगा, यहां से जी फंक्शन उठाएगा एफ एक्स को और फिर यहां पे मैप करा देगा जी ऑफ एफ एक्स। तो ये पिक्चर बन रही है, और ये पिक्चर बनाते टाइम ये क्या बन गया तुम्हारा, जी ऑफ एफ एक्स बन गया। ये पिक्चर बनाते टाइम हमें एक बात पता लगी कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड कब होगी, जब ये वाली चीज ऐसे बनेगी। यानी कि जी ऑफ एफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जी ऑफ एफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन जब रेंज ऑफ बाद वाले की क्या हो, बाद वाले की रेंज और पहले वाले की डोमेन, ऐसे याद करना है, बाद वाले की रेंज, यानी कि रेंज ऑफ एफ जो होनी चाहिए वो डोमेन ऑफ टी का सबसेट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, रेंज ऑफ एफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी का सबसेट।
रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। और अगर जी ऑफ एफ की मैं बात करूं तो ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ, ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ, ए से लेके डी तक। ए से लेके डी तक का मतलब क्या है, ए सेट तुम्हारा क्या है, डोमेन ऑफ एफ से लेके रेंज ऑफ डी तक, डोमेन ऑफ एफ से लेके रेंज ऑफ डी तक। समझ में आ गई बात, डोमेन ऑफ एफ से लेके रेंज ऑफ, ये हमारी जी ऑफ एफ की कहानी है। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो जल्दी से। ठीक है, कविता कह रही है समझ आ गया, क्या रिपीट करें नीतू, क्या रिपीट करें। अगर सेम टू सेम पार्ट अगर मेरे को डिफाइन करना है एफ ऑफ जी का, अगर सेम टू सेम पार्ट मेरे को डिफाइन करना है एफ ऑफ जी का, तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, यहां पे कंडीशन क्या बनेगी, इन्वर्टिबल डोमेन इसी की फाइंड होगी। हाँ हाँ वो करेंगे रीना, इससे अगला टॉपिक इन्वर्टिबल इनवर्स फंक्शन का ही आएगा, वहां करेंगे। एफ ऑफ जी एक्स का क्या करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स का भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा एक बार मैं ब्रीफली समझा देता हूं। जो हमारा एफ फंक्शन था वो ए से लेके बी तक था, और जो जी फंक्शन था वो मेरा सी से लेके डी तक था। मैंने एफ फंक्शन मैप कराया पहले ए से लेके बी तक, तो एफ ने क्या किया, एक्स को उठा के एफ एक्स पे ले गया। अब जी का काम क्या है, जी का काम है कि वो एफ एक्स को उठा के लेके जाएगा। कंपोजिशन में यही तो होता है, क्या करेगा वो एफ एक्स को उठा के लेके जाएगा। अब एफ एक्स को उठाने के लिए शर्त तो यही है ना कि एफ एक्स जी की डोमेन में आना चाहिए, तभी तो उठा पाएगा। अगर एफ एक्स तुम्हारा जी की डोमेन से बाहर चला गया तो कैसे उठाएगा, जी तो अपनी डोमेन में ही काम कर सकता है। तो एफ को उठने के लिए इसकी डोमेन के अंदर जाना पड़ेगा। एफ वाला जो है वो पूरा का पूरा बी सेट जी की डोमेन में आना ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जी की जो ये डोमेन दिख रही है पूरा का पूरा एफ की रेंज को अपने अंदर कंटेन कराएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट होना चाहिए। यही वो शर्त है जिसपे जीओ एफ डिफाइन होगा। और जीओ एफ डिफाइन होगा कहां से, डोमेन ऑफ एफ से। ये एफ की डोमेन ही तो है ए, एफ की डोमेन ही तो है ए, और कहां तक जा रहा है, डी तक जा रहा है। तो वो डी क्या है, वो रेंज ऑफ जी है। ठीक है, वो रेंज ऑफ जी है। When range of f is not a subset of domain of G, range of f तब क्या होगा एक बार समझा दीजिए। रेंज ऑफ f कहां से आ गई, अच्छा रेंज ऑफ f इज नॉट ए सबसेट ऑफ G, तो फिर डिफाइन नहीं होगा, फिर कंपोजिशन की हम बात ही नहीं करेंगे कविता, बस कह देंगे कंपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट, G ऑफ f एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम बस इतना बोल देंगे। अरे ये बात समझ में। अगर मैं इसकी बात करूं f o g की, तो ये कब डिफाइन होगा, डिफाइंड ओनली व्हेन, डिफाइंड ओनली व्हेन, कब डिफाइन होगा, जब बाद वाले की रेंज, याद ऐसे ही करना है, बाद वाले की रेंज यानी कि जी की रेंज सबसेट हो किसका, पहले वाले की डोमेन का, पहले वाले की डोमेन का। तो बाद वाले की रेंज पहले वाले की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, बिल्कुल हिमांशा। और ये डिफाइन होगा कहां से, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी है वो तुम्हारा बनेगा कहां से, डोमेन ऑफ जी से और रेंज ऑफ एफ तक, कहां से यहां तक बनेगा, डोमेन ऑफ जी से रेंज ऑफ एफ तक। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए, आगे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूं। तुमने सारी डोमेन और रेंज निकालनी सीख ली, कल वाले लेक्चर में हमने हर फंक्शन की डोमेन और रेंज सीख लिया। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है जैसे कि टेंजेंट ऑफ एक्स, और जी एक्स दिया हुआ है रूट वन माइनस एक्स। इनकी कंपोजिशन डिफाइन करके देखते हैं। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और, एफ ऑफ एफ ऑलवेज एग्जिस्ट, ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो एफ कहां से कहां तक डिफाइन होगा, ए से लेके बी तक, और दूसरा एफ भी ए से लेके बी तक ही डिफाइन होगा, है ना। तो एफ की जो रेंज होगी, है ना, तो एफ की रेंज होगी वो एफ की डोमेन का सबसेट होगी कि नहीं होगी, कोई जरूरी तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है। एफ ऑफ एफ हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्या कोई ये जरूरी है, एफ को उठा के एफ में मैं हमेशा कैसे पुट कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है। ये तो बात गलत लिख दी ना, एफ ऑफ एफ ऑलवेज एग्जिस्ट, ये बात तो गलत लिख दी। हाँ ये लिख सकते हैं इफ, ये बात गलत लिख दी, एफ फ्रॉम ए टू ए देन एफ ऑफ एफ ऑलवेज एग्जिस्ट। अब ठीक, अगर डोमेन और रेंज अगर दोनों सेम है तो बोलो कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उस केस में सारा का सारा ए से ए ही बन जाएगा फिर। तो यहाँ पे एफ की रेंज और एफ की डोमेन ए ही हो गई, ए और ए ही हो गई, तो ए तो ए का सबसेट होता ही है। ठीक है, तो अगर सेम डोमेन और रेंज है तो डिफाइन हो जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं। कल हमने कुछ बातें देखी थी कि tan x की डोमेन क्या होती है और tan x की रेंज क्या होती है। तो तुम्हारा f फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसकी डोमेन क्या होती है भाई, इसकी डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर्स आते हैं, छोड़ के किनको, 2n + 1 π/2 को, इन सारों को छोड़ दे, ये तो इसकी डोमेन होती है, डोमेन लिख देता हूं प्रॉपर में। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज होती है ऑल रियल्स, इसकी रेंज होती है ऑल रियल्स। अगर इसकी डोमेन की बात की जाए, जल्दी से जी की डोमेन बताओ, शाबाश, कल निकालनी सिखाई थी इसकी डोमेन,
और रेंज बताओ। करो शाबाश, जी की डोमेन और रेंज लिख के बताओ जल्दी से। जी की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करके बताओ। देखो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल पवन गौतम सोनी ने गड़बड़ कर दिया। क्या ये वन से बड़ा नंबर रखवा पाएगा अपने अंदर? अगर इसके अंदर वन से बड़ा कोई नंबर रख दोगे तो वन माइनस में वन से बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर वन से ग्रेटर देन कोई नंबर रख दिया तो रूट में नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि 1 - 2 का स्क्वायर निकाल दिया तुमने, 1 - 1.1 का स्क्वायर निकाल दिया तो नेगेटिव निकलेगा। सिमिलरली अगर -1 से छोटा रखोगे, -1 से छोटा रखोगे तो वहां भी समस्या आएगी। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी तुम्हारी? क्लोज्ड -1 से 1, क्लोज्ड -1 से 1। और अगर इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज बताओ। अगर इन सारे नंबर्स को मैं यहां पुट करता हूं तो gx वैल्यू क्या लेगा? इन सारी नंबर्स को अगर मैं यहां पुट करूंगा तो gx वैल्यू क्या लेगा? वेलकम रोहित। इन सारे नंबर्स को मैं यहां पुट करूंगा तो वैल्यू क्या लेगा ये बताओ। अगर 0 रखा तो 1 आ जाएगा, अगर 0 रखा तो 1 बन जाएगा, है ना? क्या कभी ये नेगेटिव वैल्यू ले पाएगा? नेगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं ले पाएगा क्योंकि रूट नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत होगी 0 से और जाएगी कहां तक? इन सारे नंबर्स को रखोगे तो जब 0 रखोगे इसके अंदर तो ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। जब 0 रखेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा? ये 1, और 1 का रूट 1 होता है तो इसकी रेंज बनेगी क्लोज्ड 0 से 1। बिल्कुल नीतू गौतम एकदम ठीक है। तो डोमेन और रेंज निकालना तो सीख गए हो, चलो अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से तुम ये बताओ, क्या मैं एफ ओ जी की बात कर सकता हूँ? एफ ऑफ जी एक्स की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बताओ? क्या एफ ऑफ जी एक्स की बात कर सकते हैं? एफ ऑफ जी एक्स की बात करने के लिए जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। रोहित ये मिलेगी पीडीएफ जो है वो मिलेगी मैथमेटिक्स बाई मयंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैथमेटिक्स बाई मयंक जो टेलीग्राम, इसको सर्च कर लेना, इस पे मिल जाएगी मैथमेटिक्स बाई मयंक। ठीक है, बताओ क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? जी की जो रेंज है, जी की रेंज ये है, जी की रेंज ये है और एफ की डोमेन ये है। क्या ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये इसके अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बताओ? क्या ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये पूरा का पूरा रियल नंबर को अपने अंदर कंटेन करा रहा है। एफ के अंदर सारे के सारे रियल नंबर हैं, पर कौन से रियल नंबर नहीं है? कौन से रियल नंबर नहीं है? π/2 के ओड मल्टीपल, यानी कि एक तो π/2 नहीं है, एक 3π/2 नहीं है, एक -π/2 नहीं है, -3π/2, इस तरीके से नहीं है। π/2 कितना होता है? 1.57 होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है 0 से 1 के बीच में जो इसके अंदर नहीं है? सोचो, सारे हैं मेरे ख्याल से। तो नहीं आना शुरू ही कहां से हो रहा है? 1.57 से 1 तक के तो सारे नंबर है, 0 से लेके 1 तक तो सब है, 0 से लेके 1 तक तो सब है। पहला नंबर रिमूव कौन सा हो रहा है? 1.57 रिमूव हो रहा है। तो 1.57 से तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके 1 तक के तो सारे ही आ रहे हैं इसके अंदर। तो जो रेंज ऑफ जी है, जो रेंज ऑफ जी है वो डोमेन ऑफ एफ का क्या है? सबसेट है। इसका मतलब एफ ओ जी एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको उठाओ और इसके अंदर रख दो, बस इतना सा काम है। तो क्या बनेगा? एफ के अंदर जी एक्स रख देंगे, यानी कि क्या बन जाएगा? एफ के अंदर जी एक्स रखोगे तो टेंजेंट के अंदर क्या आ जाएगा? रूट में 1 - x²। और ये डिफाइन होगा कहां से? एफ ऑफ जी एक्स। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स की बात करूं तो एफ ऑफ जी एक्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा? जी की डोमेन से। जी की डोमेन कितनी है? जी की डोमेन ये है, जी की डोमेन है -1 से 1 तक, और एफ की रेंज, एफ की रेंज क्या है? ऑल रियल। एफ की रेंज क्या है? ऑल रियल। इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूं, अब बताओ क्या ये चीज डिफाइन होगी? क्या एफ की रेंज जी की डोमेन का सबसेट है? बताओ, क्या ये चीज डिफाइन होगी? बिल्कुल सोनी, जल्दी बोलो। एफ की रेंज कौन सी? एफ की डोमेन कौन सी है? एफ की डोमेन ये है, एफ की डोमेन ये दिख रही है, और जी की रेंज क्या दिख रही है? ये दिख रही है। तो भाई उसमें तो बहुत सारे रियल नंबर हैं, सारे रियल नंबर है, बस ये यही नहीं है थोड़े बहुत, बाकी सारे रियल नंबर है। तो ये तो इसके अंदर नहीं जा रहा, साफ साफ दिख रहा है। ये वाला इतना बड़ा सेट इसका सबसेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो नॉट जी की रेंज, सॉरी जी की रेंज ऑल रियल, उल्टा देख रहा हूं मैं। जी की रेंज एफ की डोमेन का, सॉरी ये देखना था। तो जो जी की रेंज है वो क्या है? ऑल रियल। एफ की रेंज, एफ की रेंज, एफ की रेंज, एफ की रेंज क्या है? ऑल रियल है। और जी की डोमेन क्या है? ये है। तो कहां ये वाला रियल नंबर का सेट इसमें कहां जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वाली चीज फिर क्या नहीं है तुम्हारी? डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। बोलो, देख लोगे? अगर कंपोजिशन की बात करनी है तो डोमेन और रेंज निकालनी आनी चाहिए, जो हमने कल बात की थी। डोमेन और रेंज की मैंने कल काफी डिटेल में इसीलिए बात की थी, मेरे को पता था कि कंपोजिशन में उसकी जरूरत पड़ेगी ऐसे कैसे। तो और कुछ नहीं है कंपोजिशन के अंदर, बस यही बातें हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, जल्दी बताओ।
यहां तक क्लियर है सारी बातें? हाँ बेटा, चलो कुछ रिजल्ट्स लिखवा रहा हूं मैं। अरे यार, जी ऑफ एफ डिफाइन करने के लिए क्या होगा? एफ की रेंज। एफ की रेंज क्या है? एफ की रेंज बताओ। एफ की रेंज है तुम्हारी ये, और जी की डोमेन क्या है? जी की डोमेन है ये। क्या ये वाला सेट इसके अंदर मिल जाएगा पूरा का पूरा? रियल नंबर के अंदर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या इसके अंदर है? नहीं है। तो ये उसका सबसेट कहां हो गया? तो फिर नहीं होगा डिफाइन, बस इतनी सी बात है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंपोजिशन की, ये देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन, मैंने बुक उठाई है आर डी शर्मा, इसके अंदर से लिखवा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि कुछ छूट ना जाए मुझसे, सारी नहीं याद हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? पहली, कंपोजिशन संयोजन जो होता है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव को हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं भाई? कॉम्यूटेटिव। बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है एफ ऑफ जी जो होता है वो जरूरी नहीं है जी ऑफ एफ के बराबर है, ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। कंपोजिशन कंपोजिशन क्या होती है? एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव कंपोजिशन क्या हो जाती है? एसोसिएटिव हो जाती है। एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो, या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालो, ये सेम आएंगे। कंडीशन ये है कि वो डिफाइन होने चाहिए। कंडीशन ये है कि वो डिफाइन होनी चाहिए। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है, इनका तो कोई यूज नहीं है। मैंने क्या लिख दिया? इज लिख दिया क्या? नॉट कॉम्यूटेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तीसरे में बोलता है कि इफ एफ एंड जी आर 1 1, अगर एफ और जी 1 1 है देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो 1 1, देन देयर कंपोजिशंस आर आल्सो 1 1। यानी कि अगर दो 1 1 फंक्शन की कंपोजिशन निकाल रहे हो, दो 1 1 फंक्शन की कंपोजिशन हमेशा क्या होती है? 1 1 होती है, ठीक है? दो 1 1 फंक्शन की कंपोजिशन हमेशा क्या होती है? 1 1 होती है। फोर्थ, इफ एफ एंड जी आर ऑन टू, अगर एफ और जी ऑन टू होंगे तो देन देयर कंपोजिशंस आर आल्सो ऑन टू, तो उनकी कंपोजिशंस भी ऑन टू होंगी जो डिफाइन होंगी। जो डिफाइन ही नहीं हो रही है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? डिफाइन होनी जरूरी है। इन सब के अंदर ये चीज एज्यूम्ड है कि वो डिफाइन हो रही है, ठीक है? फिफ्थ वाला कहता है कि इफ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव, अगर 1 1 के लिए भी हो गया, ऑन टू के लिए भी हो गया, तो बाइजेक्टिव के लिए भी हो जाएगा। अगर एफ और जी 1 1 है तो देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 और ऑन टू दोनों बातों के लिए, ठीक है? अगला कहता है कि इफ एफ एक फंक्शन है जो ए से लेके बी तक डिफाइंड है, और जी एक फंक्शन है जो बी से लेके ए तक डिफाइंड है, एंड में दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ जो है ना वो आइडेंटिटी है ए सेट की। ऐसा क्यों लिखा है? ये आई के साथ ए क्यों लिखा है? इसको लिखने का कारण देखो, अगर एफ ए से लेके बी तक है, और ये लिखा हुआ है एफ ए से लेके बी तक है और जी बी से लेके ए तक है, तो अगर मैं तुमसे जी ऑफ एफ निकलवाऊंगा तो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? तो ये फंक्शन जी ऑफ एफ कहां से कहां तक डिफाइन होगा? एफ की डोमेन से। एफ की डोमेन क्या है? ए, और जी की रेंज क्या है? वो भी ए है। तो ये फंक्शन ए से ए पे डिफाइन हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर जी ऑफ एफ एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन मैंने कल बताया था क्या होता है कि आई ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका कोई तुक नहीं है, एक्स ही होता है, ठीक है? यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा। आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि देन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो एफ फंक्शन है ना, एफ तो 1 1 होगा, देन एफ इज 1 1 एंड जी इज ऑन टू। जो फंक्शन पहले काम कर रहा है, जो फंक्शन पहले काम कर रहा है वो तो हमेशा 1 1 होगा, और जो फंक्शन बाद में काम कर रहा है वो क्या होगा? ऑन टू होगा। इस तरह याद रखना। हाँ, अभी इनवर्स के अंदर करेंगे नहीं तो। जो फंक्शन पहले काम कर रहा है, पहले काम कौन कर रहा है? एफ एक्स, फिर काम कर रहा है जी एक्स, तो एफ तो 1 1 होगा एंड जी इज ऑन टू। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखनी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिख देगा और 4 स्टेटमेंट दे देता है, पूछेगा विच वन इज ट्रू या विच वन इज फॉल्स, ठीक है? ये होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही है, इन्हीं के लिए मैं ये करा रहा था। ये सिक्स प्रॉपर्टी के जितने भी पार्ट लिखूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। कह रहा है कि एक फंक्शन है, लेट
एफ फंक्शन है ए से लेके बी तक और जी फंक्शन है बी से लेके सी तक, देन पहला पार्ट जी ऑफ एफ ए से लेके सी तक होगा, ये इसने डिफाइन कर दिया, इज ऑन टू, हाँ इफ लिख लो, इफ जी ऑफ एफ ए से लेके सी तक अगर ये क्या है ऑन टू है, इज ऑन टू, देन अगर कॉम्पोजिशन ऑन टू है, ध्यान से सुन लो, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, अगर कॉम्पोजिशन ऑन टू है तो जो फंक्शन बाद में काम कर रहा है वो ऑन टू होगा। 1 1 हमेशा पहले वाला होता है, ऑन टू हमेशा बाद में काम करने वाला होता है। तो अगर जी ऑफ एफ तुम्हें ऑन टू दिया हुआ है तो जो बाद में काम करने वाला है वो ऑन टू होगा। बाद में काम करने वाला कौन सा है? जी, जैसे यहां पे बाद में काम करने वाला जी था, तो देन जी इज ऑन टू। एफ के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, एफ के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, 1 1 के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमने सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी है कि अगर एक कंपोजिशन ऑन टू है तो इसका मतलब बाद वाला जो फंक्शन है ना वो ऑन टू था, उसकी वजह से वो कंपोजिशन ऑन टू बन रही है। अगर ऐसा होगा कि जी ऑन टू है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कंपोजिशन ऑन टू होगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि मैंने शुरू में ही लिखा दोनों अगर ऑन टू है, एफ और जी दोनों ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन को ऑन टू बोल सकते हैं। अगर अकेला ऑन टू है तो कोई जरूरी नहीं है कंपोजिशन ऑन टू होगी। हमने रिजल्ट ध्यान से याद करना, फिर कहोगे सर ये लिखवाया था बाद में, ठीक है। सिमिलरली अगर कंपोजिशन 1 1 है तो जो पहले वाला फंक्शन है वो 1 1 होगा। इफ जी ऑफ एफ ए से लेके सी तक इज 1 1, अगर ये 1 1 है तो देन पहले वाला फंक्शन 1 1 होगा, एफ 1 1 होगा, एफ की वजह से 1 1 हो रहा है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तीसरा देखो, अब ये रिजल्ट अच्छा है। अगर जी ऑफ एफ, इफ जी ऑफ एफ इज ऑन टू, इसी रिजल्ट को मॉडिफाई किया है, पहले वाले को, तो पहले वाला है उसी को मॉडिफाई किया है। अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है, क्या लिख दिया, एंड जी इज 1 1, अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है, ये जी ऑफ एफ जो दिख रहा है यहां पे ऑन टू दिया हुआ है, ये ऑन टू भी है, और इसके साथ में जो जी है ना, जी वो तुम्हें 1 1 भी दिया हुआ है, वो जी तुम्हें क्या दिया हुआ है 1 1 भी दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑन टू हो जाएगा, एफ इज ऑन टू, इस केस में एफ ऑन टू बोल सकते हो, ठीक है। फोर्थ वाला फिर इससे जोड़ देगा, फोर्थ वाला सेकंड वाले से जोड़ देगा, जी ऑफ एफ 1 1 है और एफ ऑन टू है। इफ जी ऑफ एफ इज 1 1 एंड एफ इज ऑन टू, और एफ तुम्हारा ऑन टू है, ठीक है, जी ऑफ एफ 1 1 है और एफ तुम्हारा ऑन टू है, तो फिर जी तुम्हारा 1 1 हो जाएगा। आखिरी के दो रिजल्ट याद करने को इतने खास जरूरी नहीं है, ये वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्ट ध्यान रखने हैं, हो जाएंगे, ध्यान रख लोगे। तो यहां पे तुम्हारी अब जो कंपोजिशन है ना वो कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करता हूं इनवर्स की, ठीक है। इनवर्स देखो क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का इनवर्स को डिस्कस करते हैं। आर डी शर्मा में पेज नंबर है इन प्रॉपर्टीज का 2 पॉइंट, नई वाली आर डी शर्मा है मेरे पास, नीतू, 2.42 से 2.45, ठीक है, 2.42 से 2.45 तक है। इनके प्रूफ भी दिए हुए हैं, प्रूफ कर देखना चाहो तो देख लेना। हाँ, इनवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है ना। हाँ, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा 2 3 बार रिजल्ट देखोगे तो हो जाएंगे। व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शंस। इन्वर्टिबल फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शंस का या एक फंक्शन के इनवर्स का जो मतलब है वो समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमने क्या बोलते हैं रिलेशन के केस में भी देखा था, ठीक है। प्रतिलोम, प्रतिलोम होता है क्या? इसमें एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो प्रतिलोम नहीं लिखा हुआ है, व्युत्क्रमणीय ही लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो देख लेना क्या लिखा है, प्रतिलोम लिखा है कि क्या लिखा है, देख लेना, मैंने तो एनसीईआरटी में से देख के लिखा है। चलो, एक फंक्शन का इनवर्स देखो क्या होता है। सीधी सीधी आसान भाषा की बात की जाए तो अगर एक फंक्शन है तुम्हारा ए से लेके बी तक, अगर एक फंक्शन है तुम्हारा ए से लेके बी तक, दोनों एक ही बात है, फिर ठीक है। तो यहां पे मान लो क्या कर रहा है तुम्हारा फंक्शन, एक्स को उठा के वाई पे लेके आ रहा है। तुम्हें क्या करना है, तो अगर तुम्हारा फंक्शन क्या काम कर रहा है, एक्स को उठा के वाई पे लेके आ रहा है, तो तुम एक ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहते हो जो वाई को एक्स पे वापस ले आए। जो हमारा एफ फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है, एक्स को उठा के वाई पे लेके आ रहा है। तो मेरे को एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो इससे उल्टा काम करे, तो इससे क्या करे, उल्टा काम करे, यानी कि यहां से वाई को उठाए और एक्स पे ले आए, ऐसा फंक्शन चाहिए मेरे को। जो एक्स से वाई पे जा रहा है तो वाई से एक्स पे ले आए,
इसकी जो रेंज थी, एफ की रेंज थी, वो उसकी डोमेन बन जाए और इसकी जो डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाए। ऐसा जो फंक्शन होगा उसको मैं एफ का क्या बोलूंगा, इनवर्स बोलूंगा। और उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, ऐसे, एफ के ऊपर -1 लगा के, एफ इनवर्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, एफ इनवर्स का मतलब 1/f, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ इनवर्स एक फंक्शन को, उसको रिप्रेजेंटेशन दी है। इनवर्स को मैंने कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया, बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया। ये हम कुल मिला के काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है ना। मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 ले लो, तो y कितना आएगा, y आएगा 4, तुम्हें पता है। x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 2 है मान लो, तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, उसको 4 पे ले जाएगा, ले जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, ये फंक्शन डबल करने का काम कर रहा है। 2 को 4 पे, 3 को 6 पे, 4 को 8 पे ऐसे ले जाएगा। मुझे बताओ कि 4 को 2 पे ले जाने के लिए एफ इनवर्स क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वो क्या होगा फंक्शन, बताओ। वो फंक्शन क्या होगा जो 4 को वापस 2 पे ले आएगा। ये तो एकदम बेसिक सी समझने की बात है, कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस की बात है, इसके अंदर कुछ मैथ्स नहीं है। बताओ, फिर मैथ्स की बात करेंगे। अगर ये फंक्शन डबल कर रहा है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या करे कि 4 को 2 पे ले आए, बोलो। बिल्कुल गौतम, क्या करे, हाफ कर दे। ये डबल कर रहा है तो इनवर्स वाला हाफ कर दे, अगर ये डबल कर रहा है तो इनवर्स वाला क्या कर दे, हाफ कर दे। उल्टा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 4 किस पे ले जाएगा, 2 पे। तो यानी कि ये वाला जो फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका इनवर्स फंक्शन, इसका उल्टा काम कौन कर रहा है, इसका उल्टा काम करेगा तुम्हारा x/2। ये इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। बस बात इतनी है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो, हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया। मैंने क्या बोला कि अभी मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो एफ एक्स को y पे ले जा रहा है, तो x को किस पे ले जा रहा है, y पे। x रखा तो y आया, है ना। तो मैंने क्या किया, मैं अब ऐसा ढूंढना चाह रहा हूं कि ऐसा रखूं कि y जो है वो x पे चला जाए, कि मैं y पुट करूं और x निकल जाए। मैं ऐसा फंक्शन चाह रहा हूं जिसमें मैं y पुट करूं और x निकल जाए। अभी मेरे पास क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर मैं x पुट कर रहा हूं तो y आ रहा है। मैं उल्टा चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, fx को मैंने y मान लिया 1 मिनट के लिए, fx की मैंने वैल्यू रख दी 2x, ये y हो गई। अब मैं यहाँ पे x क्या कह रहा हूं, x क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। क्या मेरे को एक ऐसा रिलेशन नहीं मिल गया जिसके अंदर मैं y पुट करूंगा, एक ऐसा रिलेशन मिल गया जिसके अंदर मैं y पुट करूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा, है ना। y पुट करेंगे तो मेरे को x मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे को रिलेशन मिला हुआ था x पुट करेंगे तो y आएगा, यहाँ पे मेरे को रिलेशन मिल गया y पुट करूंगा तो x आ जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन है ये पीछे से काम कर रहा है। ये क्या हो गया तुम्हारा, f इनवर्स y हो गया, y/2। इसके अंदर y पुट करोगे तो x निकल के आएगा। कुल मिला के बात ये है, इसके अंदर y पुट करोगे तो x निकल के आएगा। अगर तुमने y को 4 रखा तो x 2 निकल के आएगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को तो किसी भी वेरिएबल में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट के अंदर हम फंक्शन को x में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनवर्स वाले को भी, ठीक है। इनवर्स वाले फंक्शन को भी हम किस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, x में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी इनवर्स ऐसे आया तो हमने फिर इसको x में ही रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे y/2 आया तो मैंने उसको क्या लिख दिया, x/2 ही लिख दिया। ये इनवर्स फंक्शन होता है। क्या फिर हर फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, इतना ही आसान है। तो क्या हर फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। इनवर्स फंक्शन के लिए दोनों बातें होनी चाहिए। देखो, अगर यहाँ पे हमारा दो एलिमेंट है जिनकी एक इमेज बन रही है, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं जिनकी एक इमेज बन रही है, तो यहाँ पे हमारा काम क्या गड़बड़ हो जाएगा, यहां से किस एलिमेंट को किस पे लेके जाऊं ये नहीं समझ आ रहा। अगर 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो किसको किस पे लेके जाऊं और वापस किसको किस पे लेके आऊं ये नहीं समझ आ रहा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बाई चांस कोई छूट गया बेचारा, यहाँ पे बाई चांस कोई छूटा हुआ है, तो फिर इसको वापस कौन लेके आएगा, इसको वापस कौन लेके आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये एलिमेंट छूट गया, मान लो इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं दिख रही तुम्हें, फंक्शन के अंदर इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं दिख रही, तो फिर यहाँ पे इनवर्स वाला फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा। यहाँ पे तुम्हारा ये इनवर्स वाला फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। तो पहले वाले केस में तो 1 की गड़बड़ आ रही है। देखो मैं दोनों बातें बता देता हूं। अगर ऐसी कुछ पिक्चर बनी, मान लो एक फंक्शन तुम्हारा ये है और 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, मान लो यहाँ 1 है, ये f है तुम्हारा, ये f है। अगर इस केस में मैं f इनवर्स बनाऊंगा तो f इनवर्स क्या बनेगा, b से लेके a तक। यहाँ 1 है, यहाँ पे a से b है, तो अब उल्टा ऐसा दिखना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कोई फंक्शन दिख सकता है? ऐसा फंक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो एक एलिमेंट की 2 इमेज तो हो ही नहीं सकती, ये तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन हो रहा। हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। और अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, मान लो यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे a b c है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, मान लो ऐसा है। और अगर मैं अब उल्टा बनाऊं, यहाँ b है, यहाँ a है, ये तो f हो गया तुम्हारा। यहाँ पे है a b c, यहाँ पे है 1 2 3, तो b किस पे गया, 1 पे और 3 पे, b गया 1 पे और 3 पे और c गया 2 पे। क्या ये फंक्शन डिफाइन हुआ? अब ये भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, हर एलिमेंट की तो इमेज ही नहीं बन रही। यहाँ पे भी f इनवर्स तो फंक्शन ही नहीं बन रहा, इनवर्स कहां से बनेगा? तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई 1 1 की वजह से। यहाँ पे फंक्शन क्या था, मैनी वन था, यहाँ पे फंक्शन मैनी वन था और यहाँ पे फंक्शन इनटू था। यानी कि ये दोनों नहीं होने चाहिए, यानी कि फंक्शन 1 1 भी हो और फंक्शन इनटू भी हो। अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो इनवर्स वाला डिफाइन नहीं होगा, और अगर फंक्शन
ऑन टू नहीं हुआ तो भी इनवर्स वाला डिफाइन नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो इसके लिए हमारे पास शर्त आ गई कि हमारा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और फंक्शन हमारा इनटू भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, अगर एक फंक्शन का तुम्हें प्रतिलोम निकालना है फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव। प्रतिलोम निकालने के लिए हमारा फंक्शन एक ही भी होना चाहिए और दूसरे वाला क्या था मैं भूल गया, ऑन टू क्या बोलते हैं, एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन 1 1 या ऑन टू नहीं है फिर हम उनका इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा तो अगर एक फंक्शन एफ है और उसका इनवर्स एफ इनवर्स है, तुम्हें अगर याद हो मैं थोड़ी सी बातों को रिलेट करवाना चाहूंगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमेन इज इक्वल टू रेंज, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे कविता, डोमेन इज इक्वल टू रेंज तो नहीं बोलेंगे। ठीक है कविता, अब मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो, अगर मैं एक फंक्शन के अंदर उसके इनवर्स को ही पुट कर दूं तो क्या होगा? एक फंक्शन के अंदर अगर मैं उसके इनवर्स को ही क्या कर दूं, पुट कर दूं, यानी कि कंपोजिशन कर दिया। बताओ यहां पे तुम्हें दिख रहा है, ये हमने एग्जांपल लिया था, ये तुम्हारा एफ एक्स है और ये तुम्हारा एफ इनवर्स एक्स है। अगर एक फंक्शन के अंदर उसके इनवर्स को ही पुट कर दे तो क्या होगा? अच्छादक, हाँ एक की और अच्छादक। बताओ एक फंक्शन के अंदर अगर हम क्या कर दें, उसका इनवर्स ही पुट कर दे, पहले समझ के देखो, पहले काम कौन कर रहा है? इनवर्स वाला। अगर मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स काम निकलवा रहा हूं, एफ ऑफ एफ इनवर्स निकलवा रहा हूं और इसके अंदर मान लो तुमने निकाला 4, तो इसकी फाइनल इमेज कितनी आएगी? देखो जरा, आइडेंटिटी आएगी। वेरी गुड, पर एक बार समझ के देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं हम, ये किया हुआ ना इससे, तो ये क्या बनेगा? एफ ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं एफ ऑफ एफ इनवर्स 4, ये निकाल के देखते हैं। तो एफ इनवर्स के अंदर 4 की इमेज कितनी आएगी? 2 आएगी। एफ इनवर्स के अंदर अगर मैं 4 रखूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 बन गया। अब फिर एफ 2 पे किसको ले जाएगा? 4 को ले जाएगा। एफ जो है वो 2 से किसको ले जाएगा? 4 पे ले जाएगा। यानी कि जो पुट किया वही बाहर आ रहा है, जो पुट किया वही बाहर आ रहा है। 4 पुट किया तो 4 ही बाहर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर उल्टा करोगे, एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स रखोगे तो भी वही बनेगा। अगर यहां पे अब तुम निकालोगे, मान लो एक्स की जगह पे 2 रख दिया तो ये कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 की इमेज निकालोगे तो फिर 2 आएगी, तो 2 रखा तो 2 ही बाहर आ रहा है। यानी कि एक फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया? इनवर्स पुट कर दिया, तो कुल मिला के जो ऑपरेशंस थे ना वो बैलेंस आउट हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई तुम्हारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इनवर्स का। कहता है कि अगर हम कंपोजिशन निकालते हैं फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ, तो दैट इज ऑलवेज, या फिर एफ इनवर्स का, तो मैं बीच में से हटा रहा हूं, एफ इनवर्स का फंक्शन के साथ, तो वो हमेशा आइडेंटिटी आता है, यानी कि एक्स आता है। यानी कि वो क्या आता है? आइडेंटिटी आएगा हमेशा, क्या आएगा? एक्स आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? हाँ भाई, क्लियर है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पर निकालना कैसे है? जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक फंक्शन दे दिया, एफ एक फंक्शन दे दिया मैंने रियल से रियल पे, एक फंक्शन का इनवर्स निकाल दो। चलो एक बार एक फंक्शन का इनवर्स निकाल दो, एक बार इस फंक्शन का इनवर्स निकाल दो, बताओ क्या होगा? एफ इनवर्स एक्स, बताओ एक्स के टर्म्स में क्या होगा? फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा के बाइनरी ऑपरेशंस करा दूंगा। ठीक है, फिर ये रिलेशन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा पोर्शन था, ये कंप्लीट हो गया। फिर हम कल करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आईटीएफ छोटा सा चैप्टर है, आईटीएफ तो जल्दी हो जाएगा। फिर हम कैलकुलस में चले जाएंगे। ठीक है, कैलकुलस को कोशिश करेंगे थोड़ा टाइमली फिनिश करने का, क्योंकि सबसे ज्यादा काम उसी में ही है। खैर करो जल्दी से। सबका आ गया, अनिल, सोनी, कविता, पवन, रीना का 4x + 3/2। ठीक है, तो सब निकाल लेंगे इनवर्स, इस तरीके से इनवर्स। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स की, प्रतिलोम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक। एक फंक्शन का जो इनवर्स होगा ना वो हमेशा यूनिक होगा, मतलब 2 इनवर्स नहीं निकल सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स निकलेगा। ठीक है, एक फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स निकलता है। दूसरा, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का तुम इनवर्स निकाल रहे हो, तो जो इनवर्स निकालने के बाद जो फंक्शन आया है, इनवर्स निकालने के बाद जो फंक्शन आया है वो भी बाइजेक्टिव ही आता है। इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, जो इनवर्स निकालने के बाद जो फंक्शन बना है वो भी क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल के उसका फिर से इनवर्स निकाल दिया,
तो वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। जैसे कि मान लो तुम इस फंक्शन का वापस से इनवर्स निकालने चले, एक बार फिर इसको y के बराबर रख के x की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। ठीक है, तो एक फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वो फंक्शन ही आ जाता है। ठीक है। हम्म हम्म और क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें दो ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं, इफ, ये तो आसानी है, इफ a से b तक एक फंक्शन दिया हुआ है एंड g एक फंक्शन दिया हुआ है b से a तक, और साथ साथ वो कह रहा है कि f ऑफ g और g ऑफ f दोनों के दोनों आइडेंटिटी बन रहे हैं, तो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। अगर f ऑफ g और g ऑफ f आइडेंटिटी आ रहा है, अगर किन्हीं दो फंक्शंस का कंपोजिशन किया तुमने दोनों तरफ से, f ऑफ g भी निकाला, g ऑफ f भी निकाला और वो x आ रहा है, यानी कि ये दूसरा फंक्शन जो तुम लेके चल रहे हो ये एक दूसरे के इनवर्स ही होंगे, तभी आइडेंटिटी बनेगा, है ना। तो अगर दो फंक्शन के कंपोजिशन दोनों तरफ से आइडेंटिटी बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। ऐसे लिख लो, f इनवर्स क्या है, g है, या फिर g इनवर्स क्या है, f है। ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, बस यही है, ये देख लो, एक ये प्रॉपर्टी भी काम की है। कह रहा है कि इफ f एंड g आर टू इनवर्टिबल फंक्शंस, इनवर्टिबल का मतलब क्या है कि दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाइजेक्टिव भी लिख सकते हो इसको हटा के। इफ f एंड g आर टू बाई इनवर्टिबल फंक्शंस, यानी कि दोनों फंक्शंस का प्रतिलोम निकल सकता है, देन अगर तुमसे कंपोजिशन का इनवर्स निकलवा रहा है, अगर f ऑफ g का कंप्लीट का इनवर्स निकलवा रहा है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए, f ऑफ g का इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें f ऑफ g निकालने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, g का इनवर्स निकालो, उसकी कंपोजिशन f इनवर्स के साथ ले लो, ऑर्डर चेंज करके। f ऑफ g का इनवर्स पूछा है तो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ये निकाल दो। आ रही है बात समझ में, तो ये हो जाएगा, फिर क्लियर हो गई होगी बात जहां तक मेरे को लग रहा है। ये सारी की सारी कहानी थी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की, एक फंक्शन के इनवर्स की। अब लास्ट फाइनल टॉपिक बचता है फंक्शन के अंदर, बाइनरी ऑपरेशन। छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे फंक्शन की, रिलेशन फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं शीट दे दूंगा। बाइनरी ऑपरेशंस देखो क्या होते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे बाइनरी ऑपरेशन के TSSB में, तो कर लेते हैं डिस्कस। बाइनरी ऑपरेशन देखो क्या होता है। हाँ, मैट्रिक्स पे भी सेम इनवर्स की यही प्रॉपर्टीज होती है, इनवर्स फिर किसी का भी होगा तो ठीक है। मैं डाउट के लिए ग्रुप देखता हूं, बनाता हूं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस देखो क्या होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी का एग्जांपल देना भाई यार, जैसे कि मान लो फिफ्थ प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेना है, जैसे कि मान लो f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो। मान लो f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें 2x + 1, और g(x) मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें 3x। मैंने पूछा है कि f ऑफ g का इनवर्स क्या होगा, ये बताओ। f ऑफ g का इनवर्स बताओ क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है संजीव कि पहले f ऑफ g निकालोगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। दूसरे तरीके में वो क्या कहता है कि g इनवर्स की कंपोजिशन ले लो f इनवर्स के साथ। तुम्हें पता है कि f इनवर्स क्या बनेगा, f इनवर्स x। अगर यहां से x की वैल्यू निकालोगे तुम इसको y के बराबर रख के, तो आएगा x - 1/2। इस फंक्शन का इनवर्स तो ये आएगा। और अगर g इनवर्स की बात करो, g के इनवर्स की अगर बात करो, तो वो आएगा x/3, वो आएगा तुम्हारा x/3। तो वो कहता है कि रादर देन इसका इनवर्स, इसकी कंपोजिशन का इनवर्स निकाले, हम ये दोनों आ गए, तो अब यहां से क्या कर दो, g इनवर्स के अंदर f इनवर्स ही पुट कर दो। f इनवर्स कितना है, x - 1/2। ठीक है, इसको उठाओ और g इनवर्स के अंदर पुट कर दो, इसको उठाओ और g इनवर्स के अंदर x - 1/2/3, तो x - 1/6 हो जाए। पर कैलकुलस ग्रेजुएशन की भी साथ साथ करा देना, एक साथ फ्लो में अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि ना यूजी वाला जो कैलकुलस का पार्ट है वो मैं साथ साथ ही डिस्कस कर लूं। चलो हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा, जो टॉपिक हुए साथ साथ उनको साथ साथ ही डिस्कस कर देंगे। जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, दो वेरिएबल की करनी है, तो उसको मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, साथ साथ ही। काम ही कम होगा, काम ही कम होगा हमारा, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कपिल। चलो, तो बाइनरी ऑपरेशंस देखो क्या होते हैं। कहता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो होता है एक ऐसा ऑपरेशन होता है, मैं कह रहा हूं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कुछ भी हो सकता है, कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज डिफाइंड बाई, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड होता है, स्टार इज सच दैट, वो कहां से कहां तक होगा, ए क्रॉस ए से ए तक हो, ए के, हाँ ठीक है। लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का मतलब ये होता है सोनी, जैसे कि मान लो f इनवर्स ऑफ f निकाल रहे हो और वो x के बराबर आ रहा है, या फिर मान लो f एक फंक्शन है, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का मतलब देखो ये होता है, अगर f एक फंक्शन है, इसका कंपोजिशन g के साथ किया और x आ रहा है, तो ये जो g है ना, ये g f का राइट इनवर्स है। अरे मेरी बात समझ में, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का मतलब भी देख लो, एक बार पूछ लिया।
तो अगर एफ के लिए मैं देखूं तो जी राइट इनवर्स का काम कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई जी ऑफ एफ तुम्हारा एक्स आ रहा है, तो ये वाला जो जी है यहाँ पे लेफ्ट इनवर्स का काम कर रहा है, ठीक है। द्विआधारी सांक्रियाय, तो लिखा भी नहीं जाएगा मेरे से, द्विआधारी, हिंदी की राइटिंग भी बहुत गंदी है, सांक्री, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा जो एक और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए पे ही डिफाइन होगा। इसका मतलब समझते हैं इसके अंदर है क्या चीज। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो, मैं कह रहा हूं कि स्टार मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, क्या, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, एकदम सिंपल सा डिफाइन किया है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसके अंदर बात छुपी क्या हुई है, ये देखो, वो कहता है कि एक ए के अंदर से तुमने दो एलिमेंट्स उठाए, एक रो से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो वो कहता है कि अगर तुमने ए के अंदर से दो एलिमेंट्स उठाए, ए कोमा बी, और जो ऑपरेशन तुमने डिफाइन किया हुआ है वो ऑपरेशन तुमने लगा दिया ए और बी पे, ए और बी पे तुमने क्या कर दिया, ये ऑपरेशन लगा दिया। हाँ एफ बी कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में फिर एफ बी हो जाएगा नीट। तो मैं कह रहा हूं ए और बी पे ये ऑपरेशन लगा दिया। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, अगर वो आउटपुट वापस से उसी सेट ए में चला गया, तो फिर वो ऑपरेशन जो तुमने लगाया था वो बाइनरी हो जाएगा। जैसे कि मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कि स्टार एक ऑपरेशन है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, उनको जोड़ दो, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो क्या ये जो सम आएगा ये नेचुरल नंबर्स में ही आएगा या नहीं आएगा, बताओ। एक ग्रुप बनाने की ये पहली प्रॉपर्टी होती है ना। जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो ग्रुप बनाने की ये पहली कंडीशन होती है कि जो ऑपरेशन डिफाइन कराया है ना वो बाइनरी होना चाहिए, यानी कि दो एलिमेंट्स को अगर ऑपरेट कराएं तो वापस से उसी सेट में चला जाए। तो अगर दो नेचुरल नंबर को जोड़ दोगे तो क्या नेचुरल में नहीं जाएगा, है ना, इन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल में ही तो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार क्या हो गया, तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर मैं यहां पे स्टार को ये डिफाइन करता, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अगर दो नेचुरल नंबर को घटाने की बात करता, हाँ क्लोजर लॉ होता है, ये बेसिकली क्लोजर लॉ होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो तुमने दो नेचुरल नंबर्स उठाए ए माइनस बी, ठीक है। अगर दो नेचुरल नंबर्स को घटाऊंगा तो क्या ये हमेशा नेचुरल में जाएगा, कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एक नेचुरल नंबर वन उठाया, दूसरा टू उठाया, ये क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये हमेशा क्लोज्ड नहीं है, ये हमेशा आउटपुट नेचुरल में नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते थे कि भाई एन क्रॉस एन से एन तक डिफाइंड है, कि भाई एन क्रॉस एन से एलिमेंट उठाया और एन तक ही जा रहा है, पर ये ऐसा नहीं है। आ रही है मेरे पास समझ में, और जरूरी नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो, नेचुरल में कैसे जाएगा कविता, ए वन माइनस टू लेके देखना कैसे जाएगा नेचुरल में। मान लो मैंने स्टार डिफाइन कर दिया, क्या, ऑन नेचुरल्स डिफाइंड बाई, क्या, ऑन रेशनल्स डिफाइंड बाई ए प्लस बी माइनस 3/4। बताओ मैंने क्या बोल दिया कि ए स्टार बी क्या है, ये है। क्या ये तुम्हारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है क्या कविता, ध्यान नहीं, मैं नहीं जाएगा, मेरे को लगा नेचुरल में ही जाएगा, ध्यान नहीं दिया। अगर दो रेशनल नंबर उठाओगे, उन दोनों को जोड़ोगे तो भी रेशनली आएगा, उसमें से तीन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रेशनली आएगा, और उसको चार से डिवाइड करा दोगे तो भी रेशनली आएगा, है ना। तो ये भी किसमें जाएगा, ये तुम्हारे रेशनल्स में जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या, बाइनरी ऑपरेशन। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो DSSS में शायद पिछले साल पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन देखा था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए सेट ए विद ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n, ठीक है। और अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो उस पे, n रेज टू द पावर n की पावर n। ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि एक सेट है भाई a इज इक्वल टू a कोमा b, तो कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो इस पे, ठीक है। क्यों कॉम्प्लीमेंट लिख दिया क्या मैंने, अच्छा सॉरी क्यों कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, सॉरी n की पावर n स्क्वायर भी लिख सकते हो उसको, बाकी n की पावर n स्क्वायर ही लिख लो चाहे से, है ना, या n की पावर n ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो नीतू। तो कितने हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर 2, n स्क्वायर लिख लो चाहे से, एक ही बात है, n स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये, 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। अच्छा, यहां से दो बातें हो रही है जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। एक को तो बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, एक को तो बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट।
ठीक है, और एक को बोला जाता है इनवर्स एलिमेंट। एन की जगह 4 रख ले भाई अनिल। ये दोनों देखो क्या होते हैं, एन स्क्वायर नहीं होगा, एन की पावर एन है। बात तो वही पढ़नी है हिमांशा, अगर 3 की पावर 3 निकालोगे, अरे नहीं पर ये तो गड़बड़ हो गया, 3 की पावर 3 तो 27 होगा। अरे हाँ भाई, एन की पावर एन करो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा मल्टीपल हो जाएगी। एन की पावर एन करो, हाँ मैं तो बोल रहा था, फिर मैं कन्विंस हो जाता हूँ तुम्हारी बात से। अगर 3 होगा तो कितना होगा, मैंने ये 2 वाले में सोचा और फिर कर दिया। ठीक है, एन की पावर एन ही होगा, 3 की पावर 27 बनेंगे इस केस में। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। वो मेरे को किसने कमेंट किया था, मैं उसकी बात से राजी हो गया, फिर कल गड़बड़ है, वो फॉर्मूला सही है, वही होता है, मेरे को वही पता था। तुमने एन स्क्वायर बोल दिया तो मेरे को लगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट देख लो जल्दी से क्या होता है, फिर ये खत्म हो जाएगा। हाँ, हम बोलते हैं कि अगर ए के साथ मेरे को ऐसा एलिमेंट मिल जाए ई, जो दोनों तरफ से ऐसा काम करे ताकि मेरे को ए ही वापस मिल जाए। ठीक है, अरे सर चेक करो, मैंने स्क्वायर ही पढ़ा है, मैं चेक करके ही बता रहा हूं, नहीं तो ए एन रेज टू द पावर एन रेज टू द पावर एन ही होता है। अगर मेरे को कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसको मैं ऑपरेट करा रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, और वापस से मेरे को वही एलिमेंट मिल जा रहा है जो मैं लेके चला था, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो ई है इसको मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलूंगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इसमें डिस्कस किया था, और ये जो ई है ना, ये उसी सेट में मिलना चाहिए। ए और ई जो है ना, ये वापस उसी सेट के अंदर मिलने चाहिए जहां जिस सेट के अंदर तुम बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया, एडिशन ऑफ रियल्स, एडिशन ऑफ रियल्स। इस केस में अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो क्या बनेगा बताओ, अगर दो रियल नंबर को जोड़ रहे हो, सॉरी हाँ, दो रियल नंबर्स को जोड़ रहे हो तो ऐसा कौन सा नंबर होगा इन दोनों को अगर जोड़ दो तो वापस से ए ही मिल जाए। ऐसा कौन सा होता है, जीरो होता है ना, ऐसा कौन सा होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो जो है ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है, जीरो जो होगा वो किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का। अच्छा कई बार क्या होगा कि इतनी इतनी बात सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ इतनी बात सेटिस्फाई करेगी तो उसको बोल देंगे हम राइट आइडेंटिटी, और सिर्फ इतनी इतनी बात सेटिस्फाई कर रही है तो उसको बोल देंगे लेफ्ट आइडेंटिटी, और अगर दोनों बातें सेटिस्फाई कर रही है तो पूरी आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर इनवर्स एलिमेंट की मैं बात करूं तो इनवर्स एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर मैं ऑपरेट कराऊं ए के साथ तो मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे कि यही एग्जांपल है, इसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे ए के अंदर मैं क्या जोड़ूं दोनों तरफ से कि मुझे जो आइडेंटिटी थी ना, आइडेंटिटी क्या थी, जीरो थी, वो मिल जाए। आइडेंटिटी क्या थी, जीरो, वो मिल जाए। तो जीरो आइडेंटिटी मिल जाए तो ऐसा ए अगर रियल नंबर है तो उसके लिए कौन सा रियल नंबर मिलेगा, माइनस ए, माइनस ए है ना। तो माइन ए के लिए जो माइनस ए है वो इनवर्स एलिमेंट का काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट का। और ये जो ए माइनस ए आइडेंटिटी, ये सब के सब किसके अंदर होने चाहिए, ये सब के सब तुम्हारे उस सेट के अंदर होने चाहिए। तो ये जो माइनस ए आएगा वो रियल नंबर में होना चाहिए, ये जरूरी है, तो रियल में तो मिलेगा। अगर यही बात मैं डिस्कस करता होल नंबर में तो नहीं करता इनवर्स एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पे बोलता एडिशन ऑफ होल नंबर्स, एडिशन ऑफ होल नंबर्स में अगर मैं 5 का इनवर्स निकलवाता तो नहीं निकलता, अगर मैं 5 का इनवर्स निकलवाता तो -5 आता, वो नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि होल नंबर में -5 होता ही नहीं। तो सारे के सारे उसी सेट में होने चाहिए, इनवर्स भी, आइडेंटिटी भी, एलिमेंट भी। ठीक है, तो वो सेट पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे होल नंबर्स लिखता तो मैं बोलता कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात है। अब इसी के साथ हमारा पार्ट पूरा हो गया, मैं प्रैक्टिस शीट डाल रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस कर लेना अपनी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, हाँ बिल्कुल, जो सेट डिफाइन है उसी में होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, और मैं शीट दे देता हूँ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे, अभी तुम प्रैक्टिस करना चाहो तो तुम खुद से भी कर लेना, और नहीं तो मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो तो 7 बजे मिलते हैं, हमारा फंक्शन वाला पोर्शन अब फाइनली कंप्लीट हो गया है, और अब प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, टेक केयर। मैं देख लूंगा, मैं एक बार फॉर्मूला वेरीफाई कर लूंगा कपिल। ठीक है, चलो तो बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, आई विल सी यू।